सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। बजट से पहले परामर्श बैठक का हुआ आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने की बैठक की अध्यक्षता। कहा, विकसित भारत के विजन और संकल्प का ग्रोथ इंजन होगा हरियाणा। तिहोबा में मंदहेड़ी गांव के पास युवक की हत्या, गला रेत कर उतारा मौत के घाट। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यमुनानगर में तंत्र मंत्र के चलते मासूम की हत्या, 5 साल से बच्चे की दी बलि। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को किया गिरफ्तार। और हरियाणा में ठंड और कोहरे का कहर जारी। कई इलाकों में पारा सामान्य से काफी नीचे। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद सीएम सैनी ने संबोधित किया और उन्होंने बताया कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 के 6 स्तंभों के ऊपर अलग अलग विषय पर प्रस्तुति दी गई। 2047 में हरियाणा के विकास की परिकल्पना को ये प्रस्तुति दर्शाती है। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने 2047 के विकसित भारत के विजन और संकल्प का ग्रोथ इंजन हरियाणा होगा। आज इस विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जो यहां पर अलग अलग विषय के ऊपर जो 6 स्तंभ हैं, उन 6 स्तंभों के ऊपर 2047 में हरियाणा किस प्रकार का होगा, उसके ऊपर आप सबके बीच में प्रेजेंटेशन दी गई। ये परिकल्पना क्या है, हम किस प्रकार का हरियाणा 2047 में को देखना चाहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है, और उन्होंने एक संकल्प लिया है 2047 में विकसित भारत, और उस विकसित भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की भी चर्चा समय समय के ऊपर करते हैं कि हरियाणा उस विकसित भारत का ग्रोथ इंजन होगा। पिछले 11 वर्षों में किस गति से परिवर्तन आया है, चाहे हमारा हरियाणा हो चाहे देश हो, गति से बढ़ रहा है, परंतु हमें 2047 तक इसकी गति को और तेज करना है। जब इस गति को और तेज करेंगे तब हम जाकर के उस टारगेट के ऊपर पहुंचेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है 2047। हमने किस गति से काम करना है कि दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो। उसके लिए हमने ये हरियाणा डॉक्यूमेंट विजन 2047 24 दिसंबर को भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उन्होंने पंचकुला के अंदर किया। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में आज जननायक जनता पार्टी की हल्का कार्यकारिणी की घोषणा पार्टी कार्यालय में की गई। कार्यकारिणी का गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद किया गया। जिलाध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। हल्का प्रधान ऋषिपाल फोगाट ने कहा कि नई टीम पार्टी को तोशाम में मजबूत करेगी। इस मौके पर वरिष्ठ नेताओं व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता रहा था बेरोजगारी के साथ साथ युवाओं का रोजगार न होने की वजह से
आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था फैल हो चुकी है। बात करें हमारे भिवानी जिले के अंदर हर दिन कोई न कोई डकैती, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं घट रही है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं व्यापारी भाइयों से फिरौती मांगी जा रही है। टोटल जो कार्यकारिणी बनाई गई है हमारी पार्टी के जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश अनुसार और भाई पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी और भरत शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष हमारे जो भरत शर्मा उनके दिशा निर्देश अनुसार हमने पार्टी के वरिष्ठ हमारी पार्टी के जिला के प्रभारी कृष्ण जी इंद्री में घर में घुसकर बदमाश ने पिस्तौल दिखाकर लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन परिवार और पड़ोसियों की सतर्कता से वो असफल रहा। बदमाश ने पहले घर में काम करने वाली महिला से मारपीट की और बुजुर्ग महिला से पैसे व जेवर मांगे। घर में मौजूद महिला ने शोर मचाया, जिससे लोग इकट्ठा हो गए। बदमाश डरकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली और मामले की जांच शुरू कर दी। परिवार सदमे में है और इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। तेरे को गोली मार दी। मैंने कहा मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती भाई। दुनिया तो ना मेरे पे पैसे ना मेरे पे गहने, मेरी सी बात है। फिर ये बहू बेचारी उधर से निकल के चली गई, ये काम वाली इधर से निकल के चली गई, वो उधर से निकल के चली गई। मैं अपना फिर बहू को देख रही है, सुमन सुमन है सुमन। फिर इतने में बाहर निकली। ठीक है, कहना है आपको सीमा चक्की भी की है? हाँ जी, सुमन मेरी बोल रहा जी। सीमा चक्की भी की है उसमें? कहना है आपको सीमा चक्की तो कर दे फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में मंगलवार को नशा तस्करों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग रात के समय अफीम, गांजा और चरस जैसी नशे की वस्तुएं खुलेआम बेचते हैं और जब भी विरोध किया जाता है तो वो हावी हो जाते हैं। आज भी नशा तस्करी के खिलाफ विरोध करने पर विवाद हुआ और पत्थरबाजी के दौरान कुछ लोगों को चोटें आईं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि फिलहाल नशा तस्करी संबंधी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने तस्करों के नाम भी बताए और पुलिस से मांग की है कि उन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। किसी ने चोट मारी है, ये तस्कर इनका इलाज करे सरकार। हमारी मांग ये है, तो पुलिस नहीं आती क्या यहाँ पर? पुलिस आती है तो कार्रवाई भी करती है। मतीन का लड़का जो ये जक्कड़ भाई है, जो उसका लड़का कई जगह इन पे केस भी चल रहे हैं, कई थानों में इनके ऊपर केस भी चल रहे हैं। सुना है कल भी इन पर 48 में केस हुआ कोई। ये तस्कर है, जो इनका विरोध करता है उसी के ऊपर ये पथराव कर देते हैं। कल शाम को भी इनकी कहा सुनी हुई, इनके बाद आज सुबह इनके द्वारा फिर से झगड़ा किया गया है। पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है, दोनों पक्षों को मामला दर्ज किया जा रहा है। कितने लोग इसमें घायल हैं? अगर बात की जाए कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? दोनों पक्षों के 5-5 भाई नेम हैं, उसके अलावा अन्य 3-3, 4-4 व्यक्ति हैं। इसमें मामूली चोटें लगी हैं। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से एक व्यक्ति को राउंड अप कर लिया है। पुलिस में आगे कार्रवाई। विवाद किस चीज को लेकर हुआ है अगर बात की जाए? इनकी आपस में पुरानी बातें चलती आ रही हैं। पहले पड़ोसी हैं, इनके आपस में एक गली छोड़ के गली रहते हैं और इनके आपस में पीछे से ही विवाद चला रहा है। बाबा क्षेत्र के रायपुर गांव स्थित बाबा बंदे मंदिर में चोरों ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी में छोटे गेट का ताला तोड़कर मंदिर में घुसकर करीब 3 लाख रुपए के 6 चांदी के छत्र और 50,000 रुपए नगद चोरी कर लिए गए। पुजारी ने सुबह चोरी का पता लगाया तो घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बावल थाना पुलिस जांच में जुट गई। मंदिर कमेटी ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
सर जी, हमारे जो मंदिर में जो गांव का एक पुजारी मतलब जो पहले दो खाने आता है वो तकरीबन 3 बजे मंदिर में आया। उसने आके दो खाई तो उसने देखा कि खिड़की टूटी हुई है। उसने तुरंत पुजारी को बताया, पुजारी उसके अंदर आया, वो अंदर आके मंदिर में घुसा और अपना जो मेन दरबार है बाबा का उसमें आकर देखा तो उसका अभी लोग टूटा हुआ मिला। उसमें जो पैसे थे वो थोड़े छपल थे, वो कुछ नहीं मिला उसके अंदर। उसने फिर 112 को कॉल किया है, 112 एक गाड़ी आई है, वो अपना फोटो लेके चली गई। नांगल चौधरी में बड़ी संख्या में जुटे लोकल ट्रांसपोर्टरों ने बैठक के बाद विरोध प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ भेदभाव कर रहा है और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। मौके पर कांग्रेस की स्थानीय विधायक मंजू चौधरी भी मौजूद रहीं, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। तो प्रदर्शन कर रहे ट्रांसपोर्टरों का यह आरोप है कि पुलिस खनन से जुड़े मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। उनका यह भी कहना है कि यहां खनन कर रहे समलखा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मनमोहन भड़ाना के दबाव में पुलिस काम कर रही है। क्या मामला है? मामला ये है, ये सभी ट्रांसपोर्टर भाई परेशान है बिल्कुल, और यहाँ पे तानाशाही हो रही है। एक माइन संचालक है जो बढ़ाना साहब है, हम किसी को टारगेट नहीं करे, बाकी वो सरासर नाइंसाफी कर रहा है। यहाँ गरीब आदमी कहाँ से तो किस्त करे, शाम को कमा के अपने बच्चों का पेट भरता है, वो सारा कारोबार इन्होंने छीन लिया ट्रांसपोर्टर का। अब ये नाके लगाए है, मान लो चलो प्रशासन जो भी कर रहा है, पर वो नाइंसाफी कर रहा है। नाके जहाँ लगने के बाद तो नाके लगे नहीं भाई, 52 नाका लगाओ आप, सबसे खतरनाक रास्ता है वो, और प्रदूषण हो रहा है, रोज वहां पे एक्सीडेंट होके मौत हो रही है। और आप जहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है तो वहां थाने की डिटेल कटाओ कि एक्सीडेंट होकर मौत नहीं हो रही, दमफों से। उस रूट पे सिर्फ बढ़ाना साहब की गाड़ियां चलती है, और बेडंती दुखहरा जो रूट है इस पे बाहर से गाड़ी आ रही है राजस्थान से, जो वो गवर्नमेंट हरियाणा सरकार को ISTP 80 रुपए प्रति टन के हिसाब से पैसे दे रही है। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्नाटक असेंबली में कांग्रेसी विधायक द्वारा बेटियों पर की गई अभद्र टिप्पणी बेहद शर्मनाक है और दूसरों के घरों में लगी ऐसी आग को देख के हंसने वालों के घर तक भी पहुंच सकती है। यही आग ये उन लोगों की भूलना नहीं चाहिए। साथ ही रेणु भाटिया ने अपने रेवाड़ी दौरे के दूसरे दिन वन स्टॉप सेंटर नवनिर्मित जिला कारागार का जायजा लिया और फिर महिला थाने का निरीक्षण कर सेफ हाउस में रह रहे 2 कपल्स से बात कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की नसीहत दी। तो जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे किसानों ने भी हाईटेक तरीके से फसलें उगानी शुरू कर दी हैं। धान की फसलें जिसमें पानी की लागत ज्यादा होती है, किसानों ने अब पानी बचाने के लिए तरीके ढूंढ निकाले हैं। इजराइल तकनीक से लाल हरी शिमला मिर्च की तरफ किसानों ने अपना ध्यान दिया है, जिसमें कम लागत और ज्यादा पैसे की कमाई होती है। रतिया के रत्ता खेड़ा गांव के किसान डॉक्टर मनदीप सिंह इस हाईटेक खेती से सीजन में 20 लाख रुपए तक कमाई करते हैं। इस तरीके में पानी की खपत कम होती है और मुनाफा ज्यादा होता है। किसान मनदीप अन्य किसानों को भी इस खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो कम पानी ज्यादा मुनाफा वाली शिमला मिर्च यहां पे उगाई है किसान ने, और रतिया का किसान इस तरीके की नई खेती कर रहा है। डॉक्टर मनदीप सिंह की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक किसान हैं। तो ये नई टेक्निक से वो ये खेती करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमाई का उनका ये साधन है और लोगों को
आगे भी बता रहे हैं, खासतौर पे किसानों को, कि वो भी इसी तरीके से खेती कर सकते हैं और अपनी कमाई और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इजराइल तकनीक से किसानों की ये जी इजराइल की खेती है, जो इसका बेस है अभी इंडिया में भी हो रही है, और इसका नाम है बेल पेपर्स, लाल पीली शिमला मिर्च, कलर्ड कैप्सिकम इसको कह सकते हैं हम। और मुनाफे की बात करें तो ये आपको साल में 15 से 20 लाख का इसका पोटेंशियल है, ये आपको मुनाफा दे सकती है। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, आप इसको कैसे चला रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मुनाफा और इसका बेस है। कहाँ की खेती मानी जाती है? इजराइल की खेती मानी जाती है जी, लेकिन ये अभी इंडिया में काफी अडॉप्ट कर लिया है किसानों ने, इससे काफी अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। महाराष्ट्र साइड, जयपुर साइड काफी ज्यादा मात्रा में लगती है ये, अपने हरियाणा में बहुत कम किसान कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी खेती है। तो इसको बेचा कहाँ जाता है लगभग? ये दिल्ली और लुधियाना में सेल होती है जी, मतलब यही दो बड़ी मंडियां यही है। बाकी लोकल मार्केट अगर कहीं बड़े शहर में कोई कैटरर्स वगैरह हैं वो उसको खरीद लेते हैं, नहीं तो इजी है, ये अपनी गाड़ी से या किसी किराए की गाड़ी से बंदा इसको बेच सकता है। किस भाव से बेची जाती है क्या इसका एवरेज प्राइस सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है जी। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 8 महीनों से एक्सरे फिल्म की कमी से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड्डी टूटने, दुर्घटना और गंभीर बीमारियों के लिए आने वाले मरीजों की जांच मोबाइल फोन पर ली गई एक्सरे इमेज देखकर की जा रही है। इससे न केवल जांच की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि गलत निदान का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीण और गरीब मरीज निजी संस्थानों पर निर्भर हो रहे हैं। अधिकारियों को कई बार शिकायत भेजी गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। सीएचसी में ड्यूटी पर बैठी महिला डॉक्टर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, यहां तक कि कैमरे के आगे बोलने से कतराने लगी। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि हरियाणा जल्द ही देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां सड़कों पर कोई भी बेसहारा गौवंश नहीं दिखेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बेसहारा पशुओं को प्रदेश की गौशालाओं में समायोजित कर रही है। लघु सचिवालय में बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि गौ सेवा का बजट 2 करोड़ से बढ़ाकर 585 करोड़ रुपए हो गया है, 95 माफ कीजिएगा, और गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ा गया है। सस्ती बिजली, जमीन, ई रिक्शा और सोलर पैनल जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 23 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें 8600 गौवंश मौजूद हैं और पुनर्वास अभियान के तहत सैकड़ों बेसहारा पशुओं को गौशालाओं में पहुंचाया जा चुका है। जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय, प्रशासन के सभी अधिकारी व सभी गौशालाओं के मैनेजमेंट इकट्ठे होकर बेसहारा गौवंश जो सड़कों पर है उसके निदान के लिए कि भाई सड़कों पर गौ माता ना रहे, कि गौ मां भी कहें और कचरे के ढेर पे भी खाए, दोनों संभव नहीं है। उसको दूर करने के लिए हम सब ने एक सामूहिक प्रयास के रूप में गौशालाओं से बातचीत की, गौशालाओं को योजनाएं समझाई और गौशालाओं ने सहमति दी है और एक संकल्प भी दिया है। हरियाणा गौ सेवा आयोग का संकल्प है कि हरियाणा के अंदर बेसहारा गौवंश एक भी नहीं रहेगा, हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र वालों ने संकल्प लिया है कि हम कुरुक्षेत्र की धरती पे बेसहारा गौवंश के रूप में जो श्राप है उसको नहीं लगने देंगे और जल्दी से जल्दी इसको दूर करेंगे। और इसके लिए मैं प्रशासन के अधिकारियों को, डिप्टी कमिश्नर महोदय, उनके सभी साथियों का और सभी गौशालाओं का धन्यवाद कर रहा हूं। किसी का बेटा है, एक ही बेटा, और गाड़ी में एक्सीडेंट होकर वो मर जाए,
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में देश के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 49वें सम्मेलन का समापन हुआ। सम्मेलन में पहुंचे इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं जीबीपीयूएटी पंतनगर के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि इस सम्मेलन में एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एक्टिविटीज जैसे हर विषय चर्चा की है और किसानों की आय बढ़ाने पर भी मंथन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपना चुके हैं, जिसमें विशेष तौर पर विद्यार्थियों को 50% प्रैक्टिकल एक्टिविटी में समय देकर ज्ञान के साथ साथ उनका कौशल विकास भी किया जा रहा है। दो दिन का सम्मेलन हमारा स्टार्ट हुआ। कल 5 तारीख से आज 6 तारीख तक ये वो चल रहा है और इसमें कृषि से संबंधित जो हमारी जो एजुकेशन है, जैसे हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और उसके बाद एक्सटेंशन एक्टिविटीज है, उस पर हर विषय पर हम लोगों ने चर्चा की। और इसमें जो यहाँ के कुलपति हैं, जो CCS HEU के हमारे डॉक्टर BR कंबोज साहब, उन्होंने काफी इसका विस्तार से जैसे यहाँ पर अरेंजमेंट किया और उसमें ये देखा कि हर पहलू पर हम लोगों ने चर्चा की, ताकि चाहे वो आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, चाहे हम प्रिसीजन फार्मिंग की बात करते हैं, चाहे हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं और चाहे हम जो उसमें अल्टीमेटली जैसे मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए या हमारे जितने भी किसान भाई हैं कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाएं, उस पर सारी हमने जो चर्चा की। और हमारा जो एजुकेशन होना चाहिए जो एग्रीकल्चर में, उसको हमारे जो युवा कैसे उसको आगे जो टेकअप करेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेंगे उसको लेकर, और कैसे हमारा जो उद्देश्य यही है कि हम अमृत काल में चल रहे हैं, इसमें जो सभी लोगों का योगदान और खासतौर से विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालयों का योगदान है, जो उनके इनपुट्स हैं इस पूरी कॉन्फ्रेंस में दिए हैं, क्योंकि इसको कहीं न कहीं विकसित भारत 2047 किस प्रकार से पहले बन सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। कल माननीय डिप्टी स्पीकर जी मीठा जी यहाँ पे थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे थे और सभी कुलपति ये मानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा छोटा और सीमांत किसान है, उसकी आय को, उसकी भागीदारी को जब तक हम सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक विकसित भारत बनाने की तरफ बढ़ने में हमें कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए, चाहे प्राकृतिक संसाधनों के संचय की बात हो, चाहे क्लाइमेट चेंज से होने वाले बदलाव की बात हो, कृषि में, बागवानी में, मत्स्य पालन में, पशुपालन में, इन सभी विषयों के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हुए ऐसा एक पॉलिसी पेपर तैयार करने का निर्णय लिया गया है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।